से लिपि की वाणी, लिपि के मुख से लिपि की वाणी। सुनो कहानी नई पुरानी, सुनो कहानी नई पुरानी। कुछ कहना था सो कही गई, कुछ सुनना था सो सुनी गई। ध्वनि की अदृश्य तरंगों से भाषा की गाथा बुनी गई। मानव ने प्रतिभा के बल पर, मानव ने प्रतिभा के बल पर अक्षर की महिमा पहचानी। सुनो कहानी नई पुरानी, सुनो कहानी नई पुरानी। लिपि के मुख से लिपि की वाणी, लिपि के मुख से लिपि की वाणी। सुनो कहानी नई पुरानी, सुनो कहानी नई पुरानी। ये सभी लिपियां थी, विभिन्न लिपियां। लिपि की कहानी जानने के लिए पहले ये समझा जाए कि लिपि की जरूरत क्यों महसूस की गई। जरूरत की कहानी शुरू होती है आदम युग से, जब मनुष्य को पहली बार भूख या प्यास लगी होगी। इस प्रकार मनुष्य की बुनियादी जरूरतों ने उसे अपने अनुभव, अपनी भावना को अभिव्यक्त करने के लिए विवश किया। संयोगवश तब उसके पास अपनी बात कहने के लिए कोई भाषा नहीं थी। भाषा नहीं थी तो लिपि अर्थात भाषा को लिखने की विधि भी अस्तित्व में नहीं आई थी। किंतु वह कुछ कहना चाहता था, जैसे कि मुझे प्यास लगी है, इसे बुझाओ, मुझे भूख लगी है, इसे मिटाओ। किंतु तब भूख और प्यास जैसे शब्दों का तब कोई अस्तित्व ही नहीं था। जाहिर है उसने अपने अनाम अनुभव को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ संकेतों का सहारा लिया। सभ्यता के आदिकाल में से जन्म हुआ सांकेतिक भाषा का। कालांतर में मनुष्य जान गया कि प्यास पानी से बुझाई जाती है और भूख कंदमूलों से, फलों से, मांस से। इससे उत्साहित होकर वो अपनी अन्य जरूरतों का हल और उन्हें अभिव्यक्त करने का माध्यम ढूंढने लगा। धीरे धीरे उसमें अपने परिवेश और प्रकृति को जानने की उत्सुकता जागने लगी। संकेत बोली में ढलने लगे और अंततः बोली ने भाषा का रूप धारण किया। आरंभ में केवल शब्द था, किंतु उसकी सार्थकता थी श्रुति बनने में कि वह किसी से कहा जाए। मौन को टूटना अनिवार्य था, शब्द को कहा जाना था, ताकि प्रलय का अराजक तिमिर व्यवस्थित उजियारे में रूपांतरित हो। समय का चक्र घूमता रहा। इतिहास ने करवट ली। निरंतर बढ़ती व दूर दूर तक फैलती चली गई आबादी के कारण मनुष्य ने संदेश पहुंचाने के लिए बोली जाने वाली भाषा की बजाय लिखी जाने वाली भाषा की आवश्यकता महसूस की और इसी से जन्म हुआ लिपि का। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाषा को अंकित या लिखित रूप में तैयार करने की विधि को लिपि कहते हैं। जैसे जो आप हिंदी भाषा में लिखते हैं उस लिखी जाने वाली लिपि को देवनागरी कहते हैं, ठीक उसी तरह अंग्रेजी भाषा की लिपि को रोमन कहते हैं
और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी कहलाती है। उर्दू, अरबी या फारसी लिपि में लिखी जाती है। हमें सबसे पुरानी लिपि के संकेत सुमेरी लिपि में मिलते हैं। इसका काल 3000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। कालांतर में कुछ अन्य लिपियां संसार के विभिन्न भागों में अस्तित्व में आईं। चीनी वर्ग की चित्रमूलक शब्द लिपियां, अंग्रेजी आदि यूरोपियन भाषाओं के लिए प्रयुक्त होने वाली रोमन वर्ग की ध्वनिमूलक वर्ण लिपियां, अरबी वर्ग की दाएं से बाईं को लिखी जाने वाली ध्वनिमूलक शब्द लिपियां और ब्राह्मी वर्ग की ध्वनिमूलक अक्षर लिपियां। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हमारे भूखंड में किया जाने लगा। सभ्यता का रथ इतिहास के मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। विकास के नए पड़ाव बनने लगे। धीरे धीरे ब्राह्मी लिपि 2 शैलियों में विकसित हुई, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। 9वीं शताब्दी तक आते आते उत्तरी शैली से प्राचीन नागरी लिपि और उसकी सहोदर लिपियों का जन्म हो चुका था। उधर दक्षिणी शैली ने नंद नागरी लिपि का रूप धारण किया। कालांतर में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं की लिपियों ने इसी लिपि के गर्भ से जन्म लिया। उत्तर में प्राचीन नागरी लिपि ने कालांतर में जिन 3 लिपियों को जन्म दिया वो हैं गुजराती, बंगाली और देवनागरी। मैं देवनागरी हूँ, वाणी को रूप और आकार देने वाली लिपि। मेरा जन्म 9वीं सदी में ब्राह्मी लिपि के गर्भ से हुआ, जो कि आज से 2-2.5 हजार साल पहले यानी कि ईसा पूर्व 5वीं सदी में अस्तित्व में थी। आज मैं भारत के 8 राज्यों और 4 भाषाओं की लिपि हूँ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में मेरी आपसे मुलाकात हो सकती है, क्योंकि हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली में कमोबेश रूप बदलकर मैं आज भी मौजूद हूँ। यही नहीं, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, मराठी, कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियों के लोकगीतों की लय के साथ भी मैं ही थिरकती हूँ। क्या आप मेरे इन सभी रूपों को देखना नहीं चाहेंगे? नहन्त्य दूरेऽपि गजान् मृगेश्वरो विलोल जिह्वा चलिताग्र केसरः। छोड़ द्रुमों की दुछाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। संयोग से यदि आपको देशांतर का मौका मिले और आप नेपाल की यात्रा पर हों, तो मेरी आपसे वहाँ भी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि नेपाली भाषा की लिपि भी मैं ही हूँ, देवनागरी। अब तो आप पहचान गए होंगे कि ये लंबे केशों वाली नारी कौन है। इस सदी तक आते आते मेरे रूप का बिखराव बहुत हद तक संवर गया, लेकिन यहाँ मैं देवनागरी लिपि आपको ये बता देना चाहूँगी कि मेरे इस रूप राशि में स्वर और व्यंजन दोनों का ही योगदान है। यदि व्यंजन के साथ स्वर न मिले तो वे अक्षर का रूप धारण नहीं कर सकते। मेरा अस्तित्व इन्हीं पर टिका हुआ है। अब आप मेरे केशों को ही लीजिए। केश शब्द का पहला वर्ण है क, जिसे हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली में इसी रूप में लिखा जाता है, किंतु
भारत की कुछ अन्य भाषाओं में इसकी शक्ल में परिवर्तन कर दिए गए हैं, जिससे आपको पहचानने में कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन है वो अक्षर क ही। हिंदी, मराठी और नेपाली ने मुझे धरोहर के रूप में सीधे संस्कृत से ही हासिल किया है, लेकिन तीनों ने कहीं न कहीं अपने अंचल की खुशबू मुझ में मिला दी है। अब यही देखिए, मराठी में ळ वर्ण है, हिंदी और संस्कृत में नहीं है। री और री संस्कृत में है, हिंदी, मराठी और नेपाली में नहीं है। हिंदी में ड़ और ढ़ ध्वनि और लिपि चिन्ह है, संस्कृत में नहीं। फिर ज, फ, ख में नुक्ता डालकर मुझ में अरबी और फारसी की खुशबू भी घोल दी गई। कालांतर में अंग्रेजी ने मुझे प्रभावित किया और मेरे मात्रा परिवार में एक नया सदस्य जुड़ गया, यानी कि चिन्ह चंद्र। अब आप अंग्रेजी के शब्द कॉल और हिंदी के शब्द काल का फर्क पहचान सकते हैं। ऐसे और भी कई शब्द हैं, जैसे बॉल, बाल, टॉल और टाल आदि। मैं देवनागरी लिपि भाषा के अंकित या टंकित रूप को तैयार करने की विधि हूँ और इसीलिए भाषा और उसमें संचित ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखती हूँ। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मती भव। सकुशल तो हो बालिके? आपकी अनुकंपा है गुरुदेव। किंतु फिर भी चिंताकुल क्यों दिखती हो? कहो, क्या बात है? कल आपने ऋतु संहार के बारे में पढ़ाते हुए ऋतु चक्र का उल्लेख किया था गुरुदेव। हाँ, उसी को लेकर मेरे मन में एक शंका उठी है। बोलो, मैं तुम्हारी शंका का समाधान अभी किए देता हूँ। 6 ऋतुओं के ऋतु चक्र को किस आकृति से समझाएंगे गुरुदेव? षडकोण से षोडशी। सुना आपने, किंतु कभी कभी सुनने और लिखने में अंतर आ जाता है। यदि सुनने वाला भाषा के दोनों रूपों लिखित और मौखिक, यानी कि लिखे जाने वाले और बोले जाने वाले दोनों रूपों से परिचित ना हो तो, जैसे ऋषि और ऋतु का शुरू का अक्षर री रिक्शा या रिस्ना के री से बिल्कुल ही अलग ढंग से लिखा जाएगा। इसी तरह ऋषि का अंतिम अक्षर श तथा षोडशी और षटकोण का पहला अक्षर श शेर व सिर के प्रथम अक्षर से भिन्न तरीके से लिखा जाएगा। यही वजह है कि जो लोग भाषा के दोनों रूपों के रिश्तों को नहीं पहचानते, वो अक्सर उलझनों से घिरे रहते हैं। समय के साथ साथ री और श के उच्चारण में भले ही फर्क आया हो, किंतु लिपि में नहीं। आज भी अधिसंख्य लोग मूर्धन्य श को तालव्य श यानी कि शेर वाले श की तरह ही बोलते हैं और हमें ज्यादातर ऋषि का री रिक्शा या रिस्ना के री जैसा ही सुनाई देता है। किंतु यदि हम ऋषि भी बोलेंगे तो भी लिखा तो ऋषि ही जाएगा। मम्मी, ये किसके फोटो है? बेटे, ये तुम्हारी नानी जी हैं। तब ये मेरी तरह जवान थी। इसकी फोटो में कौन है? भग पगले, ये मैं हूँ। ये मैं तब तुम्हारी तरह छोटी थी। कुछ समझे आप कैसे बदलती है हमारी शक्ल समय के साथ? इसी तरह मैं देवनागरी लिपि भी पिछली अनेक सदियों में अनेक मोड़ों से गुजरी हूँ, जिन्हें आप नहीं जानते। आज आप मेरे पहले वर्ण क को जिस रूप में लिखते हैं, आज से 2-2.5 हजार साल पहले ब्राह्मी लिपि में वो कुछ इस तरह से लिखा जाता था जैसे आज गणित में धन का चिन्ह बनाते हैं।
प्रणाम आचार्य। आयुष्मती भवा। कहो कैसी हो? गुरुदेव के संरक्षण में मुझे भला क्या कमी हो सकती है। मैं ठीक हूँ प्रभु। मैं भाषाविद हूँ, लिपि का संरक्षक। मैं आप तक इनके बारे में जानकारी पहुंचाने का माध्यम भी हूँ। अभी अभी ये आपसे अपने कुछ विभिन्न रूपों की चर्चा कर रही थी। ये चर्चा तो बाद में भी हो सकती है गुरुदेव। पहले बाजार से एक पेन खरीद लिया जाए। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं, पेन मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। लो चुन लो। है ना उलझन वाली बात, कौन सा पेन चुना जाए? सही चयन के लिए एक कसौटी तय करनी होगी और जो पेन उस कसौटी पर खरा उतरेगा वही मानक पेन कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार लिपि का भी मानक रूप है। आधुनिक जरूरतों के अनुसार मुझ में सुधार की कई कोशिशें की गईं, जिसमें इस सदी के मध्य में हुई प्रमुख हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन, आचार्य नरेंद्र देव समिति, नागरी प्रचारणी सभा काशी। एक लंबे अरसे तक देश के शीर्षस्थ विद्वानों, भाषाविदों और पत्रकारों से विचार विमर्श करने के बाद भारतीय शिक्षा मंत्रालय ने सर्वसम्मति से 1967 में हिंदी वर्णमाला और वर्तनी का मानक स्वरूप निर्धारित किया। जहाँ तक हिंदी का सवाल है, बाईं ओर के ये वर्ण मानक स्वीकार किए गए, दाईं ओर दिए गए इनके रूपों को मानक नहीं माना गया, भले ही कमोबेश आदतन इनका हम प्रयोग करते हैं। लिपि में समरूपता लाने के लिए इन रूपों को प्रचलन से धीरे धीरे हटाना चाहिए, पर इतना आसान नहीं है। अ और ण भले ही प्रचलन से हट चुके हों, झ और झ के बीच संघर्ष जारी है। लिपि की चर्चा चल ही रही है तो इसके दो खास गुणों की बात भी हो जाए। इसका एक गुण है शीघ्र लेख्यता, यानी कि उसमें भाषा जल्दी जल्दी लिखी जा सके। मुद्रण, टंकण और कंप्यूटर के यंत्र युग में और जीवन की तेज रफ्तार की मांग के कारण इस गुण का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। देवनागरी लिपि में इस्तेमाल होने वाली शिरोरेखा इसमें बहुत अधिक बाधक है। शिरोरेखा ना हो या आड़ी तिरछी हो तो कभी-कभी भ्रम भी हो सकता है, जैसे शीर्ष रेखा के ना होने से रवाना को खाना या मेड़ को भेड़ पड़े जाने की भूल हो सकती है। इसीलिए मानक रूप तैयार करते हुए इसके उपचार पर भी ध्यान दिया गया है। मशीनों का जिक्र चल ही पड़ा है तो मेरे एक ऐसे गुण की चर्चा भी हो जाए जिसका सीधा संबंध मशीनों से है, यानी कि यंत्र योग्यता। आज आधुनिक युग में जबकि लिपि केवल लिखने के ही काम नहीं आती, बल्कि कंप्यूटर के पर्दे पर अंकित करने, टांकने और टेलीप्रिंट करने के भी काम आती है, तो ऐसे में यदि लिपि मशीनों की कसौटी पर खरी ना उतरे तो उसके इस्तेमाल में कुछ असुविधा होती है। यही वजह है कि इस सदी में मुझे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा और जीवित रहने के लिए अनेक रूपों में ढलना पड़ा। अब यही देखिए ना, गए और गए तथा नई दिल्ली और नई दिल्ली में ए और ई के दो रूप हैं। कभी ये दोनों प्रचलन में थे, मगर आज गए और नई वाले रूप दौड़ में आगे हैं और अन्य दो रूप पीछे छूटते जा रहे हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि देवनागरी में अंकों के भी अनेक रूप हैं, जैसे 5, 9 और 4। समरूपता की दृष्टि से इन अंकों के भी मानक रूप तैयार किए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और तो और ज्ञान विज्ञान से संबंधित लेखन में अंतरराष्ट्रीय अंकों यानी कि अंग्रेजी के अंकों के इस्तेमाल की सिफारिश की गई, जिससे इन्हें अखिल भारतीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समझने में सुविधा हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं एक बार फिर उन वर्णों की बात करना चाहता हूं जिनके एक से अधिक रूप हैं। महाराणा का ण, कंपनी का आधा मां, अंग्रेजी का आ और लड्डू का डा दूसरे ढंग से भी लिखा जा सकता है।
यंत्र योग्यता की दृष्टि से चार्ट बी के वर्ण स्वीकार कर लिए गए हैं ताकि टंकण या अंकन की समरूपता बनी रहे। देवनागरी के बारे में कई विद्वानों ने कई तरह के मत दिए हैं। कोई कहता है कि इसमें अंग्रेजी की तरह कैपिटल वर्ण की कमी है, तो कोई इसे उच्चारण के अनुसार लिखी जाने वाली वैज्ञानिक लिपि मानता है। मोनियर विलियम का कहना यह है कि इसमें दोष है कि ये दोषरहित है। जो लोग इसे व्यवस्थित या वैज्ञानिक लिपि मानते हैं, ऐसा कहने का उनका मुख्य आधार क्या है? इसका सबसे बड़ा आधार यह है कि देवनागरी वर्णमाला में अक्षरों को जिस क्रम से रखा गया है वह बड़ा ही वैज्ञानिक है। मुख के जिस भाग से जिन अक्षरों का उच्चारण होता है उन्हें एक वर्ग में रखा गया है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं, तो इन्हें कवर्ग में रखा गया है। इसी तरह प, फ, ब, भ, म ये होठों से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं, तो इन्हें एक अलग वर्ग पवर्ग में रखा गया है। फिर हर वर्ग के अंत में उसी वर्ग की नासिक की ध्वनियां हैं। अरे वाह गंगा काकी, तुमने तो पढ़ना लिखना सीख ही लिया। बेटे तुम्ही ने तो मंदिर का रास्ता दिखाया, थोड़ा सा प्रसाद हमें भी मिल गया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा काकी, जरा अपना नाम तो लिख कर दिखाओ। काकी तुम्हारी बिंदी ठीक नहीं लगी। बिंदी? बिंदी तो ठीक है। मैं तुम्हारी बिंदी की नहीं बात कर रही, मैं गंगा वाली इस बिंदी यानी अनुसार की बात कर रही हूँ, जो तुमने गा पर लगाया है। अच्छा। ये गा पर लगेगा। ठीक है, समझ गई? जी। रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में गंगा को गंगा और उत्तरकांड को उत्तरकांड लिखा हुआ देखा जा सकता है। यही नहीं, बल्कि जब नासिक के वर्ण किसी व्यंजन के पहले आते हैं तो उनके अनेक रूप हो जाते हैं। देवनागरी के नासिक के या पंचम वर्ण अंगा, य, ण, न, म के आधे रूपों को दो तरह से लिखने की परंपरा रही है। हिंदी में अब इन सब के लिए केवल बिंदु वाला रूप ही मानक मान लिया गया है, जैसे बाईं ओर लिखे शब्दों को चित्र में दिखाया गया है। बिंदु का प्रयोग तभी करते हैं जब पंचम वर्ण यानी कि नासिक के और उसके बाद का वर्ण एक ही वर्ग का हो, जैसे कवर्ग में अंगा, चवर्ग में या, तवर्ग में न, तवर्ग में न और पवर्ग में म। समय के साथ साथ एक बदलाव यह आया कि चंद्र बिंदु की जगह केवल अनुस्वार के प्रयोग का चलन बढ़ गया। जो लेखक और मुद्रक भाषा के मामले में जागरूक हैं, वो आज भी चंद्र बिंदु और अनुस्वार का भेद बरतते हैं। बच्चों और हिंदी सीखने वालों के लिए लिखी गई पुस्तकों में हमें ज़्यादातर चंद्र बिंदु का प्रयोग मिलता है, जबकि अखबारों व अन्य पुस्तकों में चंद्र बिंदु की जगह अनुस्वार का प्रयोग देखा जाता है। यहाँ हमें चंद्र बिंदु और बिंदु के प्रयोग में अंतर समझ लेना चाहिए। चंद्र बिंदु का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ नासिक की ध्वनि स्वर के साथ मिलकर बहुत ही हल्के रूप में उच्चारित होती है, जैसे चांद और जबकि बिंदु का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ स्वर मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर होती हैं, जैसे में और मैं। लेकिन आपने देखा होगा
कि समाचार पत्रों और किताबों में अक्सर चंद्र बिंदु के बजाय बिंदु का प्रयोग किया जाता है, लेकिन संदर्भ से हम दोनों का सही उच्चारण और अर्थ समझ लेते हैं। जैसे हंस शब्द हंसना और हंस पक्षी दोनों के साथ जुड़ सकता है, लेकिन वाक्यों में इसे पढ़कर भ्रम नहीं होता। संदर्भ से बात स्पष्ट हो जाती है, जैसे वो हंसने लगी या हंस का बच्चा मर गया। लेखकों मुद्रकों द्वारा चंद्र बिंदु के बजाय अनुस्वार के अपनाने को इस्तेमाल में सुविधा और यंत्रों की सुविधा के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अनुस्वार का प्रयोग आसान है, सुविधाजनक है। ठीक इसी तरह पूर्ण विराम के लिए 2 प्रकार के चिन्ह प्रयोग में आते हैं, किंतु हिंदी के पूर्ण विराम को ही मानक माना गया है। कई बार यंत्रों की सीमाएं भी लिपि के प्रयोग को प्रभावित करती हैं। वर्णों की अनेक रूपता को कंप्यूटर में बनाए रखना आसान है, जबकि टाइपराइटर में नहीं, क्योंकि कंप्यूटर के कुंजी पटल में कुंजियां कुछ अधिक होती हैं टाइपराइटर की तुलना में। इसीलिए कंप्यूटर में विश्वास को विश्वास और निश्चय को निश्चय लिखा जा सकता है, लेकिन टाइपराइटर में भक्त को आप इस तरह से टाइप नहीं कर सकते। अभी तक आपने जो कथा सुनी वो अधूरी है। बाकी की कथा तो उन लोगों की है जो आज देवनागरी के सहारे अपनी भाषा को ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी की नई बुलंदियों तक पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मुझे समाज में प्रतिष्ठित करने और मेरी अब तक की यात्रा को सफल बनाने में अनेक मनीषियों व संस्थाओं का योगदान रहा है। यदि इतिहास के पन्ने पलटे जाएं, तो आप पाएंगे कि मुझे अपने अस्तित्व की पहली लड़ाई कचहरी में ही लड़नी पड़ी। आप चौंक गए ना? बात कचहरी के मुकदमों की नहीं, बल्कि वहां इस्तेमाल की जाने वाली भाषा की लिपि की है। सन 1867 में बिहार और सन 1900 में उत्तर प्रदेश की अदालतों में देवनागरी के इस्तेमाल को मान्यता मिली। मान्यता मिलने के बाद ही बाबू श्याम सुंदर दास ने त्रिवेणी में स्नान कर अपना अनशन तोड़ा। इतना ही नहीं, मुझे समाज में प्रतिष्ठा दिलाने में बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित किशोरी दास वाजपेयी, शिव प्रसाद सितारे हिंद, श्याम सुंदर दास के सुपुत्र राधा कृष्ण दास, आचार्य नरेंद्र देव तथा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जैसी अनेक विभूतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये तो थी उत्तर भारत की बात। उधर दक्षिण में बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे और सत्यनारायण मटोरी जैसे हिंदीतर भाषी विद्वानों ने इस लिपि के प्रयोग का पूरा समर्थन किया। यहाँ तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना भी इसी उद्देश्य से की थी। इस लिपि के देशव्यापी प्रयोग द्वारा प्रचार प्रसार की दिशा में नागरी प्रचारणी सभा व हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी अनेक स्वैच्छिक हिंदी सेवी संस्थाओं ने भी महत्वपूर्ण काम किया। सन 1950 में संविधान की धारा 343 के जरिए देवनागरी लिपि को संवैधानिक मान्यता मिली तथा सन 1967 में देश के अनेक विद्वानों के सहयोग से केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली ने हिंदी वर्णमाला और वर्तनी के मानक रूप निर्धारित किए। तो ये थी लिपि की कहानी। मेरा काम था लिपि के बारे में अब तक बटोरी गई जानकारी आप तक पहुंचाना। यह काम समाप्त हुआ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। हम आपके आभारी हैं प्रभु। प्रणाम। चिरायु भव। गुरुदेव ने मुझे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, कभी न खत्म होने वाली अनवरत जीवन यात्रा का। मैं धन्य हुई। गुरुदेव ने शायद मुझे लंबी आयु का आशीर्वाद इसलिए दिया कि मेरी कथा वाकई कभी समाप्त नहीं होगी और आने वाली पीढ़ियां मुझे अपने अपने ढंग से नए नए रूपों में ढालेंगी। ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए नए अन्वेषण होंगे,
मेरे रूप में निरंतर परिवर्तन आता रहेगा और मेरी पहचान तब भी बनी रहेगी। कुछ कहना था सो कही गई, कुछ सुनना था सो